गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट पीरियड ऑफ चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें हमने फर्स्ट थ्योरी देखा है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बेस हमने एक्सरसाइज में 3 to 10 कंप्लीट किए, ओके। और 1 और 2 एक्सरसाइज में कैंसल थे, ओके। इलास्ट्रेशन में नंबर 1 कैंसल है, तो 2, 3, 4 एंड 5 ये 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इलास्ट्रेशन 2 हो गया है, 3 हो गया और 5 कंप्लीट हो गया, ओके। तो नंबर 4 बाकी है, वो हम देखेंगे, ओके। तो नंबर 4 के लिए हमने लास्ट तो एक वो इंटेंसिटी देखा था, इंटेंसिटी आई, दैट इज एनर्जी पर एरिया पर टाइम, बट एनर्जी पर टाइम दैट इज पावर। तो इंटेंसिटी दैट इज पावर पर एरिया, वो देखा था हमने, ओके। तो उसके बेस हम इलास्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका थोड़ा हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर उसमें से कोई पोर्शन आ जाए एमसीक्यू पोर्शन में तो आपको आना चाहिए, या फिर 2 मार्क्स में ये कंसीड भी किया जाए शायद, रेयर चांस ऑफ दैट, बट शायद ऐसे कहे कि एक्सप्लेन एनी 2 वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जितने भी टाइप्स हैं उसमें से किसी भी 2 को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने 7 वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्कशन करेंगे हम, ओके। तो अगर पूछना हो 2 मार्क्स में तो किसी भी 2 या 3 को एक्सप्लेन करना पूछ ले तो थोड़ा लिख देना है, ओके। तो वो तो आ जाएगा पूरा कंप्लीट, ओके। बट इलास्ट्रेशन नंबर 4 पहले हम देख लेते हैं, ओके। तो इलास्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो जो भी डेटा गिवन है वो देख लो पहले, ओके। तो डेटा कौन से गिवन है, ओके। तो लाइट विथ एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एनर्जी फ्लक्स है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया यहां पे दिया गया है, ओके। यूनिट से मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा डेटा है। तो वॉट दैट इज पावर और डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज एरिया, ओके। तो पावर बाय एरिया दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ओके। तो दैट इज आई इज इक्वल टू 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है ना, नोट में, ओके। तो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर में करेंगे हम, ओके। तो सेंटीमीटर का मीटर में करना हो तो 10⁻² आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में करना हो तो 10⁻² का स्क्वायर दैट इज 10⁻⁴, बट वो डिवाइड में आएगा ना, ओके। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 10⁻⁴ बिकम्स 10⁻⁴। ये समझ में आया आपको फर्स्ट, ओके, ओके। तो दिस लाइट ऑफ दिस इंटेंसिटी फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा, हैज एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो सरफेस ऑफ एरिया हमें दिया गया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसको वापस हम कन्वर्ट करेंगे तो 20
सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में, तो दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके। उसके बाद देन फाइंड एवरेज फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 30 मिनट। 30 मिनट के टाइम इंटरवल के लिए हमें ये फोर्स फाइंड करना है। ओके, तो टाइम इंटरवल आपको दिया गया हुआ है t, दैट इज 30 मिनट। ओके, तो कन्वर्टिंग इनटू सेकेंड, दैट इज 30 into 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, so that will be given by 1800 सेकेंड। ओके, चलो अभी यहां पे हमें फाइंड करना है फोर्स। क्या फाइंड करना है? फोर्स। कैसे करेंगे हम? तो फोर्स that is Newton's second law of motion, rate of change in momentum। देखिए, समझिए, थोड़ा समझिए। 11th स्टैंडर्ड में हमने फोर्स, किसी भी सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो चेंज इन मोमेंटम होता है, इट गिव्स द मोमेंटम टू द सरफेस। ओके, तो फोर्स वो यूजिंग न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स लॉ, that is force F is equal to delta P by delta T। बराबर है? ओके, तो ये जो मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम वाज गिवन बाय, ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। क्या देखा था? कि एनर्जी दैट इज HF U, बराबर है? ओके, और U H, और मोमेंटम दैट इज HF by C U by C, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा है। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे? ओके, तो हियर मोमेंटम डेल्टा P दैट इज एनर्जी U by C। ओके, तो यहां पे हम रखेंगे डेल्टा P की जगह पे U by C इंटू T, या डेल्टा T लिखो, बराबर है? ओके, अभी यहां पे हमारे पास देखो C का वैल्यू हमें मालूम है, डेल्टा T इज गिवन। ओके, C दैट इज स्पीड ऑफ लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी नहीं है ना, हमें इंटेंसिटी और एरिया दिया गया हुआ है, तो हम यहां से क्या करेंगे? तो ना इंटेंसिटी का डेफिनेशन यूज करते हैं, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, दैट इज एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम। ये हम टाइम ही ले लेते हैं T। ओके, तो यहां से एनर्जी U को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो U इज इक्वल टू I A T। तो U की जगह पे हम रखेंगे U इज इक्वल टू I A T, बराबर है? ओके, तो U की जगह पे हम I A T रखा, तो U I A T डिवाइड बाय C, तो यहां पे टाइम इंटरवल तो कैंसल हो गया। ओके, तो फोर्स F इज गिवन बाय IA डिवाइड बाय C। ओके, तो जो भी डेटा था उसके डिवाइड बाय C किया, IA डिवाइड बाय C, ये हो गया। चलो, इंटेंसिटी है हमारे पास, दैट इज 18 into 10⁻⁴, एरिया दैट इज 20
into 10⁻⁻⁴. Okay, or divide by c, that is speed of electromagnetic wave, light speed, 3 into 10⁻⁷. ओके चलो, तो फिर यहाँ पे फोर्स का आंसर कितना आएगा? तो 10⁸ ऊपर जाएगा तो -8. ओके, और ये 4 और -4 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बराबर है? ओके, तो हमारा आंसर 18/3 करोगे तो 6 आएगा. 18/3 करोगे तो 6 आएगा, और 6 into 20 that is 120 force, that is Newton. Okay, तो F is equal to इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, तो 1.2 into 10⁻², यहाँ पे है ना पॉइंट 1 2, तो 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे +2, तो इट विल बी -6 न्यूटन. Clear? So this is the answer of force on which surface? On non-reflecting surface. Okay, so this is for non-reflecting surface. Clear? ओके, बट अगर जो ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो इतना फोर्स दिया तो उतना फोर्स मिलता भी हमें, तो नेट फोर्स कितना होता? तो इससे डबल होता. ओके, तो ये बराबर ही है, हमारा यही आंसर है. ओके, बट अगर ये सरफेस अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता तो ये आंसर कितना होता? तो कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग के लिए इंसिडेंट का फोर्स ही, रिफ्लेक्टिंग का भी यही फोर्स आता, तो ये नेट फोर्स फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस डबल हो जाता. तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है के लिए. ओके, तो इफ वी हैव complete reflecting surface, then तो हमारा फोर्स का आंसर कितना आता? तो फोर्स F' इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन, तो 2F जितना आता, तो हमारा फोर्स का आंसर कितना होता? तो F' इज इक्वल टू इससे ट्वाइस, तो 1.2 into 2, that is 2.4 into 10⁻⁻6 न्यूटन. ओके, बट यहाँ पे हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, तो आंसर तो यही आएगा. क्लियर? सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. तो एग्जाम्पल में हमने 2 से 5 ही कंप्लीट कर लिए. समझ में आया? ये न्यूटन्स लॉ से किया गया हुआ है. इसमें मोमेंटम दैट इज hf/c, u/c यूज किया, और एनर्जी हमारे पास नहीं है बट एक इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन यूज करके ये कंप्लीट किया. आंसर तो यही है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के. ओके, बट ये तो टेक्स्ट में थोड़ा खींचा है, तो हमने ये भी थोड़ा आगे कंसीडर कर लिया है. ओके, चलो अभी लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको हमें समझना है. ओके, तो मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो मेन रहता है वो विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वो ऐसे जो येलो, रेड, विबग्योर तक रहता है. वो जो रेंज रहता है वो विजिबल रेज का रहता है, उसका वेवलेंथ रहता है 4000 नैनोमीटर, सॉरी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. और हमारा जो ह्यूमन आई
हमारा जो ह्यूमन आई है वो इसी रेंज की वेवलेंथ को सेंस कर सकता है। दूसरे जो थोड़े एनिमल्स हैं वो थोड़ा अलग तरह का भी वेवलेंथ को सेंस कर सकते हैं, है ना। तो उसको दूसरे वेव्स भी दिखते हैं, बट हमें सिर्फ विजिबल रेज में विबग्योर रहता है। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, दैट इज फॉर विजिबल रेज, दैट इज फॉर विजिबल रेज। ओके, तो विजिबल रेज रेंज ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू C बाय लैम्ब्डा, C दैट इज 3 into 10⁸, और लैम्ब्डा तो अगर ये वैल्यू रखेगा तो इतना और ये रखेगा तो इतना, तो ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। एंड अवर ह्यूमन आई is sensible for this visible rays, violet to red, विबग्योर। क्लियर? ये क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है पूरा। ओके, तो अगर कोई एमसीक्यू इसमें से आपको आ जाए तो आपको आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी दो पार्ट्स को आपको पूछा जाए, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए, तो 1+1 में भी आपको आना चाहिए। और या सिर्फ गिव द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो किसी भी 4 वेव्स को आपको लिखना है सिर्फ नेम में, तो ये भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको आपको सिर्फ समझना है। ओके, तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, वायलेट टू रेड। ओके, तो वायलेट से कम 4 to 7, तो यहां पे जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो लेफ्ट साइड पे वेवलेंथ कम होगा। तो वायलेट से जिसका कम वेवलेंथ रहता है which are called UV rays, UV rays that is ultraviolet rays। और अल्ट्रावायलेट रेज तो आपको मालूम ही है, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम रहेगा। ओके, तो 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, क्लियर? सो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर की रेंज तक अल्ट्रावायलेट आता है, उसका वेवलेंथ। क्लियर? और ये अल्ट्रावायलेट रेज कहां पे यूज होते हैं? तो इन मेडिकल लाइन, ओके, जहां पे आपको लेसिक सर्जरी करवानी हो आई की, तो लेसिक सर्जरी में, आई की लेसिक सर्जरी में ये अल्ट्रावायलेट रेज यूज होते हैं। ऑल्सो जो हमारे आरओ प्लांट्स जो रहते हैं वाटर के लिए, पानी के लिए, उसमें एक यूवी लैंप भी यूज होता है। तो वो जो यूवी लैंप रहता है वो अल्ट्रावायलेट रेज यूज करता है, जो पानी को क्लियर बनाता है, मिनरल बनाता है। ओके, सो दिस आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ यूवी रे। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर में कौन सा रहता है? विजिबल। तो 400 नैनोमीटर से कम तो वो वायलेट से लेफ्ट, तो अल्ट्रावायलेट रे 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ओके, उसके आगे एक्स रे रहेगा, तो 1 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ वाला, तो 1 नैनोमीटर टू 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर दैट इज 10⁻⁻12। ओके, तो 10⁻³ into 10⁻12, 10⁻³ into 10⁻⁻10, तो 10⁻³ नैनोमीटर बोल सकते हैं। ओके, तो 1 नैनोमीटर टू 10⁻⁻12
-3 नैनोमीटर। वो एक्सरे ये वेरी शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। अगर वेवलेंथ जितनी कम हो ना तो F इज इक्वल टू C बाई लैम्ब्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स में, लैम्ब्डा जिसका जितना कम तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक्सरे विच आर दी हाई फ्रीक्वेंसी रेज, जिसका रेंज लिखा 1 पिकोमीटर टू 1 नैनोमीटर। और ये एक्सरेज आपको मालूम है कहां पे होता है, तो वो मेडिकल ब्रांच में आप अगर कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा ना हो, अगर कहीं पे हो जाए तो आपको एक्सरे मशीन में एंटर किया जाता है, आपके बॉडी में से एक्सरेज को पास किया जाता है ना, और जहां पे फ्रैक्चर हो तो वो डिटेक्ट होता है। ओके, तो एक्सरेज आर यूज्ड इन to detect the fracture in bone and also some types of cells of cancer cells, some types of cancer cells उसको भी destroy करने के लिए ये high frequency rays एक्सरे यूज होता है। क्लियर? ओके, एक्सरे से भी कम वेवलेंथ वाला एक रहता है, that is gamma ray, or also you can say gamma rays। ओके, तो उसका जो वेवलेंथ है वो उससे भी कम रहता है, 10⁻1 पिकोमीटर, दैट इज 10⁻³ नैनोमीटर बोला ना, उससे भी कम वेवलेंथ जो रहता है वो गैमा रेज का रहता है। ऑल्सो दिस आर दी हाई फ्रीक्वेंसी रेज ग्रेटर देन दी एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बोले तो। ओके, और ये जो है तो ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेस देन दी 10⁻³ नैनोमीटर। ओके, और ये कैसे गैमा रेज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस जहां पे भी होते हैं तो वहां पे गैमा रे का एमिशन होता है। ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा, है ना, वो चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे हम, तो वहां पे गैमा रेज का एमिशन होता है। क्लियर? ओके, तो शॉर्टर वेवलेंथ का पोर्शन हो गया विजिबल से 400 नैनोमीटर से, विजिबल से कम वेवलेंथ वाला है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से कम है एक्सरे, एक्सरे से कम है गैमा रे। ओके, तो IR विबग्योर रेड, रेड से आगे जाएंगे तो हमारा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा, रेड से आगे, रेड से पार इंफ्रारेड। ओके, और इंफ्रारेड वेव्स तो उसका जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा। ओके, तो 700 नैनोमीटर टू, नैनो से जाएंगे हम मिली में, नैनो से जाएंगे हम मिली में, दैट इज 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो वो इंफ्रारेड का वेवलेंथ है, तो यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड दैट इज 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। ओके, और ये इंफ्रारेड रेज वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये यूज होता है, जो हीट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जो प्लांट को चाहिए हीट, है ना, तो ये हीट वेव्स भी कहे जाते हैं। तो इंफ्रा दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द हीट वेव्स। ये एक बार एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया था, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये यूज होता है। ओके, और इंफ्रारेड रेज अगर आप टीवी ऑन करते हो तो वो एलईडी लाइट जो रहता है ना, तो वो जो रिमोट की स्विचिंग सिस्टम है उसमें से जो आपको नहीं दिखते ऐसे रेज, आप रिमोट की स्विच दबाते हो तो वो ऑपरेट होता है ना सिस्टम।
तो उसमें से जो वेव्स निकलते हैं वो सब है इंफ्रारेड वेव्स, हीट वेव्स। क्लियर? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ये पोर्शन में आते हैं। ओके, नंबर 6 माइक्रोवेव्स। ओके, तो इंफ्रारेड के बाद आएगा हाई वेवलेंथ के लिए माइक्रोवेव्स आएंगे। वेवलेंथ दैट इज 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर। ओके, और ये माइक्रोवेव्स तो आपको मालूम ही है। माइक्रोवेव ओवन सबके घर में होता है ना। तो माइक्रोवेव ओवन है ना, खाना गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए ये माइक्रोवेव ओवन यूज होता है। तो उसमें जो रेज जनरेट होते हैं ना, दैट आर कॉल्ड द माइक्रोवेव्स। ओके, और दूसरा ये रडार सिस्टम में भी यूज होता है। रडार सिस्टम में मतलब कि कोई एरोप्लेन ऊपर से जा रहा है, प्लेन, तो उसका स्पीड मेजर करने के लिए, या फिर टेनिस कोर्ट में जो सर्विस होती है बॉल की, टेनिस बॉल की, है ना, तो उसमें भी ये सर्विस स्पीड, उसमें भी ये रडार सिस्टम पूरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रहता है ना, तो उसमें भी ये माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। ओके, और उसका वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसका फ्रीक्वेंसी दैट इज इन गीगाहर्ट्ज, 10⁹, दैट इज इन गीगाहर्ट्ज। क्लियर? So these are the microwaves, and the last one communication system, telephone communication system। हम जो गाना सुनते हैं FM, पहले के जमाने में AM वेव था। अच्छा, तो ये जो पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा रेडियो वेव्स पे है ना। तो हाई वेवलेंथ वाले रेज, सो लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स, गीगा से भी कम, मेगा वाले, किलो वाले। ओके, तो ये जो है ना, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम में ये रेडियो वेव्स यूज होते हैं। ओके, तो आप अगर आपकी कार में बैठो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, FM एंड AM। FM दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, एंड दूसरा AM दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। उसका कुछ काम नहीं है। ओके, आप कार में बैठे हो ना, गीत सुनने के लिए, गीत सुनते हो ना, तो वहां पे ऑप्शन दो आते हैं, एक FM, एक AM। ओके, FM जो हम सुनते हैं ना, वो बहुत सारी चैनल्स है, 7 to 8 रेडियो मिर्ची एटसेट्रा एटसेट्रा, बिग FM, है ना। तो वो जो सभी रेंज है ना, तो वो गवर्नमेंट ने FM के लिए रेंज अलॉट कर दी है मेगाहर्ट्ज में, दैट इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज FM के लिए, जो हम गाना सुनते हैं वो 80। अगर आप अपना FM को स्कैन करोगे तो मेगाहर्ट्ज में स्कैन होगा, 88 से 108 तक ही स्कैन होता है। क्लियर? अगर आप ट्यूनिंग करते हो तो 88 से स्टार्ट होता है और 108 पे खत्म होता है उसका स्कैन। तो दैट इज FM वेव, विच आर द रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। ओके, तो वो 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। ओके, और पुराने जमाने में AM यूज था, वो रेडियो वाला, एक ही रेडियो था वो जो गवर्नमेंट का था वो, है ना। तो वो AM वेव, वो किलो हर्ट्ज में काम करता था। तो जो उसका रेंज था वो दैट इज 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज, 530 टू 1710 किलो हर्ट्ज में। क्लियर? So these are the topics of electromagnetic spectrum. Okay, तो ये पूरा कंप्लीट आपको सिर्फ समझ लेना है, और ये न्यूमेरिकल तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ ही जाएगा। क्लियर? So this is the end of our chapter number 8, electromagnetic waves। समझ में आई? क्लियर? तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।